आज हम एक खास मुलाकात करने जा रहे हैं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह से और इनसे मिलकर जानेंगे और समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे इनके द्वारा इन्होंने क्या समझा हमारे प्रदेश को। जी, आपसे हमारा पहला सवाल ये होगा कि आप एनसीपी बीजेपी का एक घटक दल है, तो क्या ये गठबंधन दिल्ली प्रदेश के अंदर भी बना रहेगा? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गठबंधन में लड़ें। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय करना है। हमारी बातचीत चल रही है कि गठबंधन हो और यहाँ पर हमारे एनसीपी के पहले भी बदरपुर विधानसभा में एमएलए रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष से जो जीत के आए, हमारे काउंसलर भी यहाँ जीते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि एनसीपी की ये सीट पहले भी रही है और इस बार भी एनसीपी के पास ये सीट रहे, जिससे कि यहाँ पे जो काम अधूरे रह गए हैं वो कामों को पूरा किया जाए। अच्छा, अगर किसी कारणवश ये गठबंधन बिखर जाता है और एनसीपी को क्या अलग चुनाव लड़ना पड़ा, तो क्या दिल्ली प्रदेश के 70 विधानसभा में एनसीपी अपने उम्मीदवार उतारेगी? हम पूरी ताकत से 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भी हम लोग हर जगह हमारी मीटिंग चल रही है और हम लोगों के बिना दिल्ली की अब सरकार नहीं बनने वाली। जो भी सरकार बनेगी वो एनसीपी के बिना नहीं बनेगी, ये हमारा दावा है। हमारे साथ ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो दिल्ली में एक सिस्टम चेंज के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर जो एनसीपी का वजूद है वो सब जानते हैं और ये भी एक सच है कि वो वजूद दिल्ली प्रदेश में नहीं है, इसलिए दिल्ली प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि एनसीपी क्या है। देखिए, एनसीपी एक विचारधारा है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा संगठित पार्टी है कि जिसने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को, सभी गरीब अमीर को वो सहयोग लेके चलती है। एनसीपी का जो विचारधारा की वजह से ही और जो उन्होंने काम किए, महाराष्ट्र में उनको रिपीट 6 बार हमारे नेता डिप्टी सीएम बन चुके हैं और अभी जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जो उनका विजन है दिल्ली के लिए, वो अगर मैं अभी हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा, वो जो रखना चाहते हैं कि यहाँ की जनता को, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, नौजवानों को, यहाँ के लोगों को बिजली पानी फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, उनको चाहिए उनके बच्चे फ्री में पढ़ जाएं। अच्छा, नेता को क्या तकलीफ होती है जब कोई फ्री चीज दी जाती है, जो महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो या राशन हो, लेकिन जब नेतागणों को सरकारी भत्ते मिलते हैं, टेलीफोन भत्ते मिलते हैं, तब तो नेतागण चुप लगा जाते हैं, लेकिन जहां गरीबों को मिलता है तो उसे ऐसा तुच्छ नाम दिया जाता है रेवड़ी का। क्या ये आम जन को तकलीफ नहीं होती होगी इस नाम से? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं का पैसा है जिनको दिया जा रहा है, लेकिन वो जिस ढंग से दिया जा रहा है वो गलत चीज़ है। गलत चीज़ क्यों है? आप शिक्षा क्यों नहीं फ्री करते? आपने इतने बड़े बड़ी करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन फ्री में दी हुई है, डीपीएस को दी है, रियान को दी है, कैम्ब्रिज स्कूल को दी है, इतने स्कूलों के नाम लूँगा, अरबों रुपए की ज़मीनें दे दी हैं, उनको फ्री कीजिए ना। उनके बच्चों की फीस को या तो माफ़ कीजिए या हाफ कीजिए। एक एक आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए घर बेचना पड़ जाता है। 1 करोड़ रुपए की फीस है, एक डॉक्टर बनाने लगे तो वो चीज़ को फ्री क्यों नहीं करते? आज हमारी मौजूदगी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। यहाँ के पिछले 1.5 दशक से समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे इमरान सैफी के आवास पे हमारी और आपकी बातचीत हो रही है। तो मैं इसमें आपने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर एक बात साझा करते हुए कहा कि यहाँ की कानून व्यवस्था को लचर बताया है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो फिर कानून व्यवस्था के सुधार में क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ क्या है इस सिस्टम की कि एक आदमी होके आता है इलेक्ट, जो इमरान भाई होके आएंगे और लोग भी इलेक्ट होके गए हैं। एक होता है सेलेक्ट, जो आईएएस आईपीएस ये जो लोग हैं, इलेक्ट और सेलेक्ट दोनों मिलके इस सिस्टम को चलाते हैं। अब ये दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं, दोनों ही अपना काम भूल जाएं, तो फिर जनता को डिसीजन लेना पड़ता है बदलने का। अगर कोई अच्छा आदमी चुन के जाएगा तो जो इलेक्ट होगा वो सिलेक्ट वाले आईएएस अफसर को, आईपीएस को अपनी केबिन में बुला के ये बोलेगा कि मेरे एरिया के लोग तंग नहीं होने चाहिए। उनकी जो योजनाएं हैं वो ऐसी बनाई जाएं ताकि उनको उनका लाभ मिल सके।
आप डीएम के घर ऑफिस में जाके देखो, एक आम आदमी घुस नहीं सकता। एक एसएचओ के रूम में जाके देखो, एक आम आदमी, एक महिला डरती है जाते हुए। ये माहौल किसने बनाया? ये जो सरकारें रहीं उन्होंने बनाया। ये सरकार आपके घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, प्रशासन सारा केंद्र के हाथ में है और आप इसे धकेल रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। ऐसा क्यों? देखिए, जो स्टेट में सत्ता में होती है, अब आप अपनी बात का जवाब दीजिए कि एक महिला का यहाँ पर एक बहुत बड़ा केस हुआ था, जो रेप हुआ था, निर्भया कांड। उसमें किससे आपने इस्तीफा मांगा था? केजरीवाल ने शीला दीक्षित के इस्तीफे के लिए अनशन कर दिया था। आप ये बताइए, तब ये पुलिस शीला दीक्षित के पास थी? तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी मुखिया की बनती है, जो इस सरकार को चला रहा है। और सरकार अगर चलानी है तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जब एक केजरीवाल ने शपथ ली, 49 दिन की सरकार, 28 एमएलए उसके और 8 एमएलए कांग्रेस के, जब वो शपथ लेते हैं तो ये बोलते हैं, एक लंगड़ी सरकार बोलती है कि आप, कोई भी आदमी आपसे रिश्वत मांगे, आप हमें बता देना, हम आपको नंबर देंगे। और उस 49 दिनों में एमसीडी, पुलिस, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सब ने रिश्वत का काम बंद कर दिया था। आपको नहीं पता? जनता को पूरी राहत मिली, लोगों को वो सरकार इतनी पसंद आई कि 70 में से अगली बार 67 सीटें दे दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? वो अपने हिस्से का काम भूल गए। तो ये चीज़ें कि मैं केंद्र सरकार के ऊपर डालें, जो सरकार यहाँ पे है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, वो सरकार ही निकम्मी है, तो उसको हटाने की ज़रूरत है। अगर जो लंगड़ी सरकार होते हुए उस सिस्टम को चेंज करने की बात करती है और होता है, तो फिर 70 आने के बाद, 67 आने के बाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फिर वो लोग, वो भ्रष्ट लोग ही थे जो झूठ बोल के आए थे, अब पूरी तरह से जेल में या बेल में हैं वो। इस टाइम हुंकार मीडिया की मौजूदगी बदरपुर के अंदर है, तो ज़रूरी हो जाता है कि बदरपुर क्षेत्र की समस्याओं पर भी बात की जाए। यहाँ का एक पैराशूट प्रत्याशी होता है, एक क्षेत्रीय प्रत्याशी होता है। क्षेत्रीय प्रत्याशी के अंदर एक विशेषता ये देखी जाती है, वो क्षेत्र के मुद्दों को समझता है। तो यहाँ की जो कई सारी बड़ी परेशानियां हैं, अगर क्षेत्रीय मुद्दों को समझते हैं, ओजोन की एक बड़ी परेशानी है और ये जैतपुर का जिक्र किया है, उसकी बड़े परेशानी है। अगर यहाँ का क्षेत्रीय विधायक बनता है तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। आज आपने एक बड़ी बात की है कि हम इमरान सैफी को 100%, 100% चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, वो जाकर जनता के बीच काम करें। जी, आप अपने वादे पर अडिग हैं? देखिए, मैंने बोला इमरान सैफी हमारे कैंडिडेट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि इमरान सैफी नहीं लड़ रहे चुनाव। इनको चुनाव लड़ा रहे हैं और पूरी ताकत से वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ा रहे हैं। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और ये जीत के आएंगे। आप सबकी दुआओं के साथ सब लोग इनको मदद कीजिए और इनको जिता के हाउस में भेजिए। आज आपने इमरान सैफी के लिए चुनावी घोषणा करते हुए बदरपुर की विधानसभा के अंदर एक तहलका मचाने का काम किया है। और आपसे एक अंतिम सवाल, दिल्ली की प्रदेश की जनता को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली की जनता को कि आपके पास एक मौका आया है। आपने तीनों पार्टियों को देख लिया है, एक बार एनसीपी को मौका दीजिए। इस सिस्टम को बदलने के लिए हम लोग आपसे वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। आपको घड़ी का बटन दबाकर आप हमारे प्रत्याशियों को जिताइए। हम लोग आपको वादा करते हैं कि हम लोग शिक्षा पूरी तरह फ्री करेंगे, चाहे वो डीपीएस हो, चाहे वो और प्राइवेट स्कूल हो, सब जगह आपको शिक्षा फ्री मिलेगी, चिकित्सा फ्री मिलेगी। एक 10 सेकंड का एक अंतिम सवाल, पार्टी ने आपके ऊपर प्रत्याशी के रूप में एक बोझ डाल दिया, क्या आप इसे वहन कर पाएंगे? ऐसा है जी, अगर बहन नहीं कर पाता तो मैं पॉलिटिक्स ही नहीं करता। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे ऊपर आदरणीय वीरेंद्र जी का हाथ है, उनका आशीर्वाद है। और मेरे साथ जो बदरपुर विधानसभा है, यहाँ का एक एक जो कार्यकर्ता है, मेरा नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, उन सब की दुआएं हैं। अल्लाह ने चाहा हम दिल्ली के अंदर और आपको 1 बजे तक जीतकर हाउस पहुंचने का काम करें। अच्छा, लगभग 3,65,000 वोट हैं, अल्पसंख्यकों की वोटें कितने % होंगी यहाँ? नहीं, मैं इस बात का आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा।
मैं इतना बताना चाहता हूँ कि चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से लोग आते हैं, SC/ST से आते हैं या जनरल से आते हैं, जिस भी समुदाय से आते हैं, वो आपके भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम विधानसभा पहुंचने का काम जरूर करेंगे। अभी हमने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी से बात की और समझने की कोशिश की कि एनसीपी क्या है और प्रदेश भर के मुद्दों को भी समझने की कोशिश की है इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आकर। हम इसी तरह की बदरपुर विधानसभा हो या प्रदेश विधानसभा की राजनीति, आपको नई नई अपडेट लगातार देते रहेंगे। आप बने रहिए हुंकार 24/7 पर। अगर मेरी बात, क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं कोई अभिनेता नहीं, मैंने आपने बहुत बढ़िया स्पीच और बहुत अच्छे बयान, और आप भी होनहार। इलेक्शन का दौर ऐसा होता है, जो मेरा बच्चा संजय है, जब आपकी पार्टी से टिकट आया तो कांग्रेस का बोलबाला था 24 घंटे में ये तुम्हारी घड़ी, हर चीज इससे शुरुआत है यहाँ के नेताओं की। बदरपुर में अगर आपको तजर्बा भी हो जाएगा और आपको पार्टी सब लड़ेंगे, पार्टी सब लड़ेंगे। ये 10% तो हमने तुमसे ये लिया है, 10% ये संघ ले गया है, 20% का दावा है जी मेरा। मैंने इसे अकेले को साइकिल से मारा है, दूसरी पार्टियों में रहते हुए रिकॉर्ड है बच्चे का मेरे। मगर अगर इसने खेत को आज से ही जोतना चालू कर दिया, 2 महीने हैं तुम्हारे इलेक्शन के, और अगर एंड टाइम पे खेत की जुताई हुई तो देखो जी जनवरी के महीने में जो गेहूं बोएंगे वो हल्के रह जाएंगे, और जो अब सितंबर में और नवंबर में बुए उनमें 5 क्विंटल बीघे का होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और भाई सूफी बाबा हूं मैं, तुम मेरे हाथ जोड़ रहे हो तो मैं तुम्हारे भी हाथ जोड़ सकता हूँ अपने बच्चे के खातिर। औलाद के खातिर क्या कहना किया है बाप ने। एक बाप तो होता है वो जो कमाई खाता है, एक बाप वो होता है जो बनाया हुआ होता है। बनाए हुए की कीमत ज्यादा है। तो इस बच्चे को मैं बार बार आशीर्वाद देता हूँ, मगर आज मैं बहुत गुस्से में आया हूँ। कपड़े फटे हुए हैं, देखिए मकान दिल्ली में ऊपर वाली कुर्सी पे जाके लोग पहचान नहीं पाते, उस तो मेरे बच्चे ही नहीं पहचान पाते कि सूफी जी की क्या चीज। मगर मेरा सवाल कहने का मतलब ये है, इमरान जी इधर सुन लो, अगर तुमने भी अगर कोई और कोताही करी, क्योंकि यहाँ टिकट के मामले में सबसे ज्यादा अनुभव अगर रखता है तो सूफी बाबा रखता है, ये कोई दो राय नहीं है। तो टिकट का इतना सौ, ये कोई बस का टिकट तो है ना। जब आलम को तीर से टिकट लाए थे हम, तो डायरेक्ट नीतीश कुमार से भी वो लगाना पड़ा, जबकि रामवीर सिंह की विदुड़ी जी के जो छोटे भाई हैं वो उसके उस टाइम पे अध्यक्ष थे। नहीं, जो वो चोटी तलक का जोड़ लगाया था। और इसने जिस दिन तुम्हारी इस पार्टी में शामिल हुआ था, मेरा तबीयत बहुत खुश होती। क्यों?